नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये एक ऐसा नाम है जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, इनफैक्ट पूजने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी नाम होता है लोगों की चॉइस का, लोगों के वोट का। और अगर डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स को सामने रखें तो नरेंद्र मोदी की चाहत, उनकी मोहब्बत, उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कायम है। इस बात का प्रूफ यह है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त मोदी की बीजेपी लेड एनडीए इस वक्त 296 लीड से लोकसभा के इलेक्शंस में लीड कर रही है, जबकि दूसरे नंबर पर है इंडिया अलायंस। वो इस वक्त 228 सीट्स पर है। ऑल्दो बीजेपी, मोदी और एनडीए का जो नारा था ना कि इस बार 400 पार, वो तो ना हो सका। इनफैक्ट बीजेपी को तो सिंपल मेजॉरिटी भी ना मिल सकी। लेकिन उसके बावजूद यह बात तय है कि बीजेपी इज स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया और इंडिया के अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू मोदी। और इससे भी ज्यादा मुबारकबाद राहुल गांधी को, क्या ही कमाल की इलेक्शन कैंपेन रन की और क्या ही जबरदस्त कमबैक किया। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में जो मुकाम नरेंद्र मोदी का है ना, वो आज किसी और का नहीं है। आखिर कौन है ये शख्स? मोदी की तारीख क्या है? आखिर वो क्या वजह है कि मोदी का कल्ट इंडिया में इतना बड़ा है? आज की वीडियो में बगैर किसी प्रोपेगेंडा के, बगैर किसी रेटरिक के, इस शख्स, इस फिनोमेना की जिंदगी का एनालिसिस करेंगे। मोदी किन हालात में पैदा हुए, उनका बचपन कैसा था, उनका पॉलिटिकल करियर कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से वो पावर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते चले गए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया के लिए उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके सेटबैक्स कौन से थे और उनकी शख्सियत की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसके बारे में भी एनालिसिस में आपको प्रेजेंट करूंगा। इंडिया में तकरीबन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पर सिर्फ एक ही है। और चूंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, लिहाजा मेरा जो एनालिसिस होगा वो बिल्कुल भी बायस नहीं होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड फैक्ट्स। नरेंद्र मोदी का एक कोट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ईच वन ऑफ अस हैज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टू राइज लाइक अ फ्लेम ऑफ द लैंप। लेट्स नर्चर दिस इंस्टिंक्ट। हम में से हर एक शख्स के अंदर कुदरती तौर पर आगे बढ़ने की सलाहियत होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक चिराग के अंदर रोशनी पैदा होती है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी इस कुदरती सलाहियत को परवान दें। नरेंद्र मोदी की लाइफ अपने इस कोड पर भरपूर तौर पर फिट बैठती है। जिंदगी में और पॉलिटिक्स में उनका जो राइज है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी और फिनोमिनल है। सो अगर शुरू से स्टार्ट करें तो मोदी साहब का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 में। उनकी पैदाइश हुई गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है वडनगर। उनके वालिद का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी। उनकी जो फैमिली थी उसका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास घराने से था। इनफैक्ट मोदी साहब के जो वालिद थे उनका वडनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक टी स्टॉल था। इस टी स्टॉल पर छोटे नरेंद्र मोदी ने बहुत दिन गुजारे और अपने वालिद के साथ काम में हाथ बटाया। अक्सर लोग मोदी की इस चाय वाली कहानी को डिस्प्यूट करते हैं और कहते हैं कि ये एग्जैजरेटेड है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी ने वाकई में बचपन में ट्रेन के डब्बों में लोगों को चाय सर्व की है। दरअसल मोदी की कहानी का रोमांस ही यह है कि वडनगर के स्टेशन पर एक चाय वाले का बच्चा किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल बन जाता है। इंडिया के सिस्टम को भी दाद देनी पड़ेगी जिसने एक ऐसे शख्स को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। एनीवेज, मोदी साहब का जो बचपन था ना, वो वडनगर में रहने की वजह से बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। उसकी वजह यह थी कि वडनगर एक जमाने में बुद्धिस्ट लर्निंग और डिवोशन का गढ़ हुआ करता था। मजहबी टीचिंग्स के इसी दौर में मोदी पर स्वामी विवेकानंदा की बातों का गहरा असर हुआ। स्वामी जी का विजन था कि इंडिया को जगत गुरु बनना चाहिए, यानी कि गुरु ऑफ द यूनिवर्स। जगत गुरु का यह फलसफा यंग मोदी के जहन में ऐसा बैठा कि ये आज तक कायम है। नरेंद्र मोदी ने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वडनगर में ही कंप्लीट की इन द ईयर 1967। उनके टीचर्स का उनके बारे में कहना था कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन कमाल के डिबेटर थे। इसके अलावा उनको थिएटर का भी बहुत शौक था, जहां पर वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश किया करते थे। मोदी की जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट आया 8 साल की उम्र में, जब उन्होंने आरएसएस
यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ट्रेनिंग को अटेंड करना शुरू किया। आरएसएस एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनिशियल मकसद था हिंदुओं को कैरेक्टर ट्रेनिंग देना, उनके अंदर एक हिंदू डिसिप्लिन को पैदा करना। हिंदू कम्युनिटी के अंदर यह डिसिप्लिन पैदा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आरएसएस का एक ऑब्जेक्टिव था कि हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना है। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाने में आरएसएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इन ट्रेनिंग सेशंस में मोदी की मुलाकात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स से हुई जिनका नाम था लक्ष्मण राव इनामदार। उन्होंने मोदी को आरएसएस में एज अ कैडेट भर्ती करवाया और उनके पॉलिटिकल मेंटोर बन गए। इसी दौरान सिर्फ 18 साल की उम्र में मोदी की शादी जशोदाबेन से करवा दी गई, लेकिन शादी के फौरन बाद उन्होंने अपनी बीवी को अबैंडन कर दिया और घर छोड़कर पूरी इंडिया के सफर पर निकल गए। उन्होंने इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल किया ताकि लोगों के कल्चर को समझ सकें, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके लिए ये एक सोल सर्चिंग और लाइफ चेंजिंग ट्रिप था। मोदी की मैरिज कभी भी कॉन्जुमेट ना हो सकी क्योंकि अगर इस बात का आरएसएस को पता लग जाता तो वो कभी भी प्रचारक नहीं बन सकते थे। वापस आकर ही माइग्रेटेड टू अहमदाबाद एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ आरएसएस। मोदी की पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी का आगाज हुआ 1971 में जब उन्होंने जन संघ सत्याग्रह को ज्वाइन किया दिल्ली में, विच वॉज बींग लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपने आप को एज अ फाइटर एनलिस्ट किया इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। चूंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ओपनली मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करने से मना किया था, इसीलिए मोदी को कुछ अरसे के लिए तिहाड़ जेल में भी रखा गया। 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद मोदी एक फुल टाइम आरएसएस प्रचारक बन गए और इनामदार के अंडर काम करने लगे। 1975 में इंडिया में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को डिक्लेयर किया तो उस वक्त बहुत से पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और ग्रुप्स को बैन कर दिया गया। इसी दौरान मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। ये एक आरएसएस की कमेटी थी जिसका काम था गुजरात के अंदर इमरजेंसी को ओपोज करना। इसी के कुछ अरसे बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया एंड मोदी हैड टू गो अंडरग्राउंड। अपने अंडरग्राउंड रहने के दौरान उन्होंने बहुत से पम्फलेट्स प्रोड्यूस किए गवर्नमेंट के अगेंस्ट और बहुत सी डेमोन्स्ट्रेशंस भी निकाली। इसके अलावा वो एक ऐसे नेटवर्क का भी हिस्सा बने जो उन लोगों के लिए सेफ हाउसेस बनाती थी विच वर वांटेड बाय द गवर्नमेंट। इसी दौरान मोदी ने गुजराती जबान में एक किताब लिखी जिसका टाइटल था संघर्ष मां गुजरात, यानी कि इन द स्ट्रगल्स ऑफ गुजरात, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी के दौरान हालात का जिक्र किया। 1978 में मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। सब्सीक्वेंटली 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया। इस दौरान वो मुसलसल आरएसएस के लिए काम करते रहे और उनके रीजनल ऑर्गेनाइजर बन गए। 1985 में आरएसएस ने उनको बीजेपी में अपॉइंट कर दिया। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद के अंदर बीजेपी की म्युनिसिपल इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया और इवेंचुअली बीजेपी को जितवा दिया। अगले 10 से 12 साल तक मोदी बीजेपी के अंदर ग्रो करते रहे और मुख्तलिफ पोजीशंस पर अपॉइंट रहे, लेकिन उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया इन द ईयर 2001। हुआ कुछ यूं कि 2001 में गुजरात में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे केशुभाई पटेल। उनकी आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होने लगी। इसके अलावा उनके दौर में बीजेपी के ऊपर अब्यूज ऑफ पावर और करप्शन के भी इल्जामात लगने लगे। बिलाखिर पार्टी ने सोचा कि इट नीड्स अ न्यू फेस एज इट्स चीफ मिनिस्टर। यही वो टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कॉल की एंड बेकन्ड हिम इनटू पावर। 2001 में नरेंद्र मोदी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, लेकिन अगले ही साल यानी 2002 शायद मोदी की जिंदगी का सबसे डिजास्ट्रस और सबसे मुश्किल साल था। 27 फरवरी 2002 को एक ट्रेन जो यात्रियों को अयोध्या से वापस ले जा रही थी उसे गोधरा के करीब जला दिया गया, जिसमें तकरीबन 60 लोग मारे गए। एक पब्लिक स्टेटमेंट में मोदी ने कहा कि लोकल मुस्लिम्स आर बिहाइंड दिस इंसिडेंट। बस फिर क्या होना था, इस स्टेटमेंट के बाद गुजरात में रायट्स हुए। इन दंगों में तकरीबन 2000 से ऊपर मुसलमानों को बेदर्दी से मार दिया गया और तकरीबन 1.5 लाख लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट होना पड़ा।
गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पर इल्जाम आया कि उन्होंने इन रायट्स को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। You are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a while. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. इसके बाद मोदी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और गुजरात की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। गोधरा राइट्स के बाद के जो 12 साल थे, यानी कि 2002 से 2014 तक, जब तक मोदी वहां के चीफ मिनिस्टर रहे, वो गुजरात के लिए एक गोल्डन टाइम था। मोदी ने भरपूर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम किया, आरएसएस के फलसफे के अगेंस्ट जाते हुए प्राइवेटाइजेशन की, गवर्नमेंट में करप्शन को रिड्यूस किया, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी पार्क्स एस्टैब्लिश किए, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, कॉटन प्रोडक्शन में तारीखी इजाफा किया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इन 10 सालों में स्टेट ऑफ गुजरात का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 10% था, विच इज एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मोदी के दौर में ही गुजरात टॉप्ड वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमंगस्ट इंडियन स्टेट्स फॉर कंसेक्यूटिव 2 years। मोदी की गुजरात में शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी ने उनको अपना इलेक्शन कैंडिडेट बनाया फॉर इलेक्शंस 2014 एंड ही इवेंचुअली वन इट। 2014 के बाद 2019 में भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी इलेक्शन जीत गए। पिछले 10 सालों में इंडिया में मोदी का रूल कायम है। इन 10 सालों के अंदर मोदी की कुछ बड़ी अचीवमेंट्स ये हैं। आज से 10 साल पहले इंडिया वॉज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, स्टैंडिंग एट $1.9 ट्रिलियन। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसका जीडीपी है $3.7 ट्रिलियन। फोरकास्ट ये की जा रही है कि अगले 3 साल में ये हो जाएगा $5 ट्रिलियन और 2030 तक इंडिया का जीडीपी होगा $7 ट्रिलियन। आज इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं $646 अरब, जो इंडिया की तारीख में हाईएस्ट नंबर है। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट नरेंद्र मोदी की है यूपीआई। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए लोग डिजिटली पेमेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मोदी की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों को बनाया। रेलवेज में तो मोदी की अचीवमेंट कमाल ही है। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज ने 31,000 किलोमीटर का ट्रेन ट्रैक बिछाया है। दिस इज सिंपली अमेजिंग। इसके अलावा एक्सप्रेसवेज के भी हजारों किलोमीटर ऐड हुए हैं। आधार कार्ड, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, चंद्रयान 3 की मून पर लैंडिंग, ये सब मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंडिया में आज सब कुछ अच्छा है। आज इंडिया में बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और गुर्बत भी है। उसका नतीजा आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स में नजर आ ही रहा है। कहां बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 400 सीटें लेंगे और कहां वो 300 के आसपास फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ भी कहें, मोदी ने इंडिया को एक नया चेहरा जरूर दिया। अब जरा मोदी की पर्सनालिटी का एनालिसिस भी कर लें। मैं पिछले काफी अरसे से इनको फॉलो कर रहा हूं, इनकी लाइफ जर्नी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोदी का अपने वोटर्स के ऊपर, अपने सपोर्टर्स के ऊपर एक मेजियानिक किस्म का स्पेल है। उनकी पर्सनालिटी में एक कैरिज्मा है जिसकी वजह से वो जो भी बात कहते हैं वो लोगों के दिलों पर लगती है। ओवर द इयर्स वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी शख्सियत का जादू इंडिया में चल पड़ा है। उनकी पर्सनालिटी के बारे में मेरा दूसरा एनालिसिस ये है कि वो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिज्म का दोस्तों मतलब होता है खुद पसंदी। वो अक्सर औकात जब भी अपने ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं तो अपने बारे में जरूर बात करते हैं। इसमें एक बात दोस्तों आप याद रखें कि जो भी लोग जिंदगी में हाइपर सक्सेसफुल होते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की नेगेटिव साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जरूर होती हैं, क्योंकि इसी तरह के पर्सनालिटी नुआंसेस उनको मैसेज से, आम आवाम से मुख्तलिफ करते हैं। उनकी शख्सियत की एक और बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि इंडिया को लेकर उनका विजन बहुत ही बड़ा, बहुत ही कोलोसल और ग्रैंड है। वो इंडिया को वाकई में अपने दिल से वर्ल्ड पावर बनाना चाहते हैं। मे बी उनके कुछ सेल्फिश मोटिव्स हों, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ही थिंक्स फॉर हिज कंट्री। एज अ पाकिस्तानी हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है, क्योंकि हमारे यहां मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता।
चौथी बात मोदी की पर्सनालिटी के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि देयर इज नो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स अटैच टू दिस मैन। हमारे यहां एक भुट्टो जाता है तो दूसरा भुट्टो आ जाता है, एक शरीफ जाता है तो दूसरा शरीफ आ जाता है, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। लेकिन मोदी के केस में ऐसा नहीं है। पांचवी चीज जो मोदी की पर्सनालिटी के बारे में जबरदस्त है वो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उनकी बातों में नजर आता है। हां, वो बात अलग है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट लोगों के सामने वो इस इमेज को क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं। ये भी उनकी मीडिया टीम की एक बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा मोदी की जो शार्प ड्रेसिंग है ये भी उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपकी अपीयरेंस लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, एंड मोदी इज ऑलवेज शार्पली ड्रेस्ड। और आखिरी बात नरेंद्र मोदी के बारे में विच हैज स्ट्रक अ कॉर्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया इज कि वो थॉमस कार्लाइल की ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप पर पूरा उतरते हैं। थॉमस कार्लाइल का कहना था कि दुनिया की जो तारीख है ना वो मेजरली इन्फ्लुएंस होती है ग्रेट लीडर्स से, और ये लीडर्स होते हैं बाय बर्थ। इनके अंदर इन्नेट यानी कि नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। इनके अंदर कैरिज्मा होता है, इंटेलेक्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सोशल स्किल्स होती हैं, और जब वो अवाम के साथ बात करते हैं तो अवाम उनके साथ हंसती है और उन्हीं के साथ रोती है। मोदी के अंदर शायद ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इसी वजह से ही विल गो ऑन टू बी द थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑल्दो इलेक्शन के रिजल्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने सही तरीके से परफॉर्म ना किया तो राहुल गांधी विल कैच अप। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। देखें, अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, इमरान खान हो या कोई भी हो, हर वो शख्स हमें मंजूर है जो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर हमारे लीडर्स भी ऐसा करना शुरू हो जाएं तो इट वोंट बी लॉन्ग टिल पाकिस्तान कैचेज अप विद इंडिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।